नमस्कार, मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। खेल आयोजन को लेकर भिवानी में एक नया इतिहास रचा जा रहा है। भिवानी में पहली बार 3 दिवसीय कबड्डी के महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ 24 फरवरी से शुरू हो गया है। आयोजकों ने बताया कि मुकाबले का पहला इनाम 3 लाख रुपए, दूसरा इनाम 2 लाख रुपए और तीसरा इनाम 1 लाख रुपए का होगा। इसके अलावा बेस्ट कैचर को 1 लाख रुपए और बेस्ट रेडर को भी 1 लाख रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। वहीं कार्यक्रम के शुभारंभ पर पहले दिन हरियाणा युवा आयोग के चेयरमैन मुकेश गौड़, भाजपा के जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़, धर्मेश टेक्सटाइल के निर्देशक धर्मेश शाह, हनुमान जोड़ी धाम से महंत चरणदास महाराज सहित अनेक गणमान्य लोग शामिल हुए। वहीं इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से अनेक टीम्स ने हिस्सा लिया और पूरे दमखम के साथ मुकाबला शुरू हुआ। टाइम हो गया भाई, 30 सेकंड का समय है। 30 सेकंड के अंदर अगर रेड नहीं जाती है तो कैच का पॉइंट है। समय हो गया लेकिन जोर बहुत लगाया भाई हनुमान बल्लारा ने, ताकि कोई हमारा अतिथि आए तो कमेटी को पता चल जाए। गेट वाले वॉलंटियर गेट पे तुरंत आ जाएं। हाँ बिल्कुल, जिन साथियों की गेट पे ड्यूटी है वाले की वो प्लीज अपनी जिम्मेवारी को समझे भाई। खेल देखना, क्योंकि इतने बड़े महाकुंभ में कुछ जिम्मेदारियां होती हैं और हमारा सौभाग्य है हमारे खेल मेले के मंच पे माननीय खेल और युवा आयोग के चेयरमैन भाई मुकेश गौड़ जी, जिला भिवानी के हरियाणा की शान हमारे मंच पे है। उनके साथ में माननीय सारे बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल मेरे रेफरी का फैसला पॉइंट कैचर को दिया है। साथी हैं उनके सिल्लू बलियाड़ी जी, सारे भाई उनका बहुत बहुत स्वागत है। माननीय महाकुंभ में दोनों टीमों का आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। आज की सारे बधाई के पात्र हैं। युवा आयोग के चेयरमैन युवा आदमी कबड्डी को प्रोत्साहन देने के लिए, सभी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं। जोरदार तालियां युवा आयोग के चेयरमैन मुकेश गौड़ जी के लिए। और हमारे बीच में जो रुपए खर्चा करने से पहले 100 बार सोचता है, लेकिन हमारी आयोजन समिति के जो हमारे भाई है सरदार जी बलियाड़ी से, सारे भाई बधाई के पात्र है भाई। जाखड़ भुवनेश्वर जाखड़ गांव गगनखेड़ी जिला हिसार, बहुत अच्छा प्रयास कैचर का, लेकिन अंक रेडर के खाते में। मैच का हाफ टाइम यहाँ पर लोगों को बढ़िया गाने वो सुनाएंगे हरियाणा के सुप्रसिद्ध कलाकार विश्वजीत चौधरी। जिला भिवानी की धरती पर धर्मनगरी छोटी काशी में करवाने का काम किया। भाई मैच शुरू हाफ टाइम के बाद। और भाई रेड देखिए, रवि रेड पे है। क्या डोज दिया भाई नवीन ने, शानदार डाइव लगाई है बिल्कुल। भाई जो टीम आई है वो अपनी एंट्री करवा दे, नहीं तो भाई मैच शुरू करवा रहे हैं। भाई ताली मार दो कबड्डी के लिए एक बार जोरदार। गजब की कैच लगाई भाई रवि कुमार को, बहुत तगड़ी कैच लगाई है गगनखेड़ी के कैचर ने। खेल मेले की शान हरियाणा युवा आयोग के चेयरमैन भाई मुकेश गौड़ जी कुछ ही मिनटों में हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। भाई बिल्कुल बड़े सम्मान की बात है, खेल जगत के बहुत ही बड़े चाहने वाले खेल और युवा आयोग के चेयरमैन माननीय बिल्कुल स्वागत टीम भाई मुकेश गौड़ जी के स्वागत। भाई 1 मिनट के लिए मैच रोक दो। भाई हरदीप डुडेजा जी और मोक्ष कक्कड़ जी माला पहनाकर उनका हर बार स्वागत है, अभिनंदन है। श्री संजय कक्कड़ जी और भाई हरदीप डुडेजा जी इनको टक्कर का वक्त आ रहा है। ताड़ी मार दो अपने इस बेटे के लिए। हरियाणा का सबसे युवा खेल प्रमोटर है भाई। 2.5 लाख के खेल इसी बेटे ने करवाए थे और अगली सोच ये है अगर ये खेल मेला सफल होया
जो आज 1 लाख का इनाम है बेस्ट वेटर कैचर का, अगले खेल मेले में 5 लाख होगा। ताड़ी मारते वो भी आड़े करवाएंगे, जोर की ताड़ी भाई। बिल्कुल भाई राहुल मंडाल, बार बार धन्यवाद। खत्म। बड़ा प्रोग्राम का हाथ लग गया, सीधा फंस गया भाई। और देखिए भाई कैच की कोशिश है, ले भाई तकड़ा राइडर पकड़ लिया है। क्या बात है, चक्का जाम कर दिया भाई अमित में। बस हो गया सर। बधाई, बहुत बहुत बधाई। बोलो भारत माता की वंदे देखिए, ये भिवानी में कुश्ती महाकुंभ 2023 का आगान हो चुका है। अभी रिबन काटकर खिलाड़ियों को मैदान में उतारा जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, हरियाणा में ये पहला ऐतिहासिक महाकुंभ है कबड्डी का, जिसमें पहला इनाम हमने खिलाड़ियों को रखा है 3 लाख रुपए का, दूसरा इनाम 2 लाख रुपए का, तीसरा इनाम 1 लाख रुपए का। बेस्ट कैचर और बेस्ट राइडर 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। और जो चौथे नंबर से लेकर 8वें नंबर तक टीम आएगी उनको 15-15 हज़ार रुपये, और 9वें से 15 नंबर तक जो टीम आएगी, 16 नंबर तक जो टीम आएगी उनको 5-5 हज़ार रुपये। 16 टीमों को हम सम्मानित करेंगे इनाम देकर। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये टीम जो भी खेलने के लिए आएगी, किसी तरह की कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं ली जाएगी उनसे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। उनके रहने की, ठहरने की व्यवस्था की गई है, भोजन की व्यवस्था फ्री में की गई है। ये हरियाणा में पहला गेम ऐसा है जिसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं ली गई है। और हरियाणा के आसपास स्टेट, राजस्थान हो, यूपी हो, पंजाब हो, सभी खिलाड़ी बढ़ चढ़ कर यहाँ में भाग लेंगे। लगभग 16 टीमों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। हमारे हरियाणा सरकार में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़ जी यहाँ पहुँचेंगे हमें आशीर्वाद देने के लिए, और उनके साथ हरियाणा सरकार में रहे कृषि मंत्री जेपी दलाल जी पहुँचेंगे, और सेना में अपनी सेवा देकर यहाँ पे पहुँचे हमारे राज्यसभा मेंबर डीपी बस जी पहुँचेंगे, कैप्टन अभिमन्यु जी पूर्व वित्त मंत्री पहुँचेंगे, पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर जी रोहतक से पहुँचेंगे, जिलाध्यक्ष शंकर दुप्पड़ जी पहुँचेंगे, भिवानी से विधायक घनश्याम सराफ जी, जींद से विधायक मिड्डा जी, हिसार से सांसद महोदय विजेंद्र सिंह जी, और हमारे यहाँ प्रमुख समाजसेवी धर्मेश शाह जी पहुँचेंगे। है युवाओं को प्रेरित करता है, युवाओं को नशा से दूर करना, और एक बच्चों में और युवाओं में एक जागरूकता फैलाना कि पढ़ाई के साथ साथ आप अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, और आने वाले टाइम में इस खेल को हरियाणा सरकार से मान्यता प्राप्त कराएं। शुक्रवार को कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा ITI में विद्यार्थियों को फसल अवशेष के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर योगिता बाली और डॉक्टर मुरारी ने फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में विद्यार्थियों को बताया। वे अपील भी की कि विद्यार्थी इस जानकारी को अपने गाँव के किसानों को भी बताएं। कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर योगिता बाली ने बताया कि आज ITI के अंदर एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है यथावत फसल अवशेष पर। उन्होंने बताया कि इस कार्य के लिए ITI के हरीश वर्मा ने सभी बच्चों को एकत्रित कर एक विशेष कार्यक्रम तैयार करवाया। यह मीटिंग बच्चों के साथ इसलिए की गई ताकि बच्चों को बताया जा सके कि बच्चों को किस प्रकार का अनाज खाना चाहिए, वे एक अच्छे नागरिक कैसे बन सकते हैं। उन्होंने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन किस प्रकार किया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र की क्या भूमिका रहती है और किसान अपने अपने गांव में जाकर अनेक चीज़ों के बारे में किस तरह से विस्तार से समझाएं। वहीं ITI से उन्होंने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर योगिता बाली और डॉक्टर मुरारी ने यहां बच्चों को फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी। मैं डॉक्टर योगिता सस्य वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यरत हूँ। आज जैसा हमारा ITI कॉलेज में एक प्रोग्राम चल रहा है यथावत फसल अवशेष प्रबंधन पर, मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहती हूँ यहाँ पे हरीश सर का, जिन्होंने ये हमारी बहुत सहायता की कि छात्रों को इकट्ठा करके हमें एक प्रोग्राम करने का अवसर दिया, इनसे रूबरू होने का भी अवसर दिया कि मैंने अपने विचार रखे। यहाँ पे 2 अहम टॉपिक पे हमने चर्चा की, एक तो यथावत फसल अवशेष प्रबंधन पर और दूसरा इंटरनेशनल मिलेट 2023 जो की घोषणा की गई है कि बच्चों में एक न्यूट्रिशन की भावना जगे कि उन्हें कैसा अनाज खाना चाहिए, एक सेहत हो, एक अच्छा
सेहतमंद नागरिक के उज्जवल भविष्य का हम मानते हैं कि आगे कार्य वो होता है। बाकी ये मैंने इनको बताया है कि कैसे आप फसल अवशेष प्रबंधन कर सकते हो। कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम में कृषि विज्ञान केंद्र का क्या रोल रहता है, अपने ग्रामीण परिवार को जागरूक कीजिए। ये अवेयरनेस के माध्यम से हमने उनको सारी जानकारियाँ दी कि अपने घर परिवार जाके ये बताएं कि कृषि विज्ञान केंद्र में कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे उनका लाभ उठा सकते हैं, कैसी तकनीकों से कृषि कार्य से एक उन्नत पैदावार प्राप्त। यहाँ पे सीनियर वर्ग अनुदेशक के पद पर कार्यरत हूँ और हमारे यहाँ ITI में मॉडल ITI बनाया गया है, जिसमें प्रशिक्षण में बच्चों को डिजिटल तकनीक से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अतः आने वाले भी वर्ष में इसी तरह ही बच्चे एडमिशन लेते रहेंगे और अपने भविष्य को उज्जवल करेंगे। जैसे प्रधानमंत्री की योजना के साथ साथ बच्चों को टेक्निकल समय समय पर अवेयर किया जाता है, जिसमें आज कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से अधिकारी आए हुए हैं जो बच्चों को आजकल की तकनीक से खेती करना और उनमें पराली जलाने का और ज़्यादा अवेयर किया जा रहा है, ताकि प्रदूषण से बचा जा सके और आने वाले समय में आपको प्रदूषण मुक्त करके अपने भविष्य को भी उज्जवल और अपनी सेहत का भी ध्यान। शुक्रवार को जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता द्वारा स्थानीय संस्कृति मॉडल विद्यालय में सेंटर सुपरिटेंडेंट को 10वीं व 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं के संचालन को लेकर बैग वितरित किए गए। वह इस अवसर पर नकल रहित परीक्षाओं के संचालन के लिए सुपरवाइजर व सुपरिटेंडेंट को उचित दिशा निर्देश भी दिए गए। इस बारे में DW श्री नरेश मेहता का कहना था कि 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए 78 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। शिक्षा बोर्ड द्वारा बनाए गए इन परीक्षा केंद्रों में से 22 केंद्र प्राइवेट विद्यालयों में बनाए गए हैं और बाकी के केंद्र सरकारी विद्यालयों में बनाए गए हैं। इस कार्य के लिए केंद्र से संबंधित पूरी सामग्री भी सेंटर सुपरिटेंडेंट को सौंप दी गई है, जो कि अपने अपने परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करेंगे। गौरतलब है कि ये परीक्षाएं सोमवार से शुरू हो रही हैं, जिनमें नकल रहित करवाने के लिए बोर्ड ने पूरी तरह से कमर कस रखी है। सत्र 2023 की जो वार्षिक परीक्षाएं 10वीं और 12वीं, उसमें हमारे 78 सेंटर जो है बोर्ड द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें 22 सेंटर जो है प्राइवेट विद्यालयों में है, बाकी जो है सरकारी विद्यालयों में रहेंगे। और आज हमारा जितना भी एग्ज़ाम मटेरियल है वो सेंटर सुपरिटेंडेंट को डिलीवर किया जा रहा है और बड़ी स्मूथली जो है ये कार्य चल रहा है और उम्मीद है कि घंटे 2 घंटे के अंदर जो है सभी जो है हमारे जो मटेरियल है वो उठा लिया जाएगा। और कल सेंटर ओपनिंग है, सारे जितने भी सुपरवाइजर या सुपरिटेंडेंट्स हैं वो वहाँ पर रिपोर्ट करेंगे, ताकि वो इंश्योर किया जा सके कि जो परीक्षाएं सोमवार से शुरू होनी है वो सुचारू रूप से चल सके। सब नकल वो तो हर बार की तरह देखो, फ्लाइंग स्क्वाड तो बोर्ड द्वारा बनाया ही जाता है और हमारे विभाग द्वारा भी बनाई जाती हैं, प्रशासन द्वारा भी बनाई जाती है। और साथ में इस बार जो है समय समय पर हमारे विद्यालयों के अंदर भी जो है बच्चों को मोटिवेट किया जाता है कि भाई परीक्षा अपने ही उस पर दें, नॉलेज के हिसाब से जो उन्होंने लर्न किया है, कि बजाय नकल तो एक बैसाखी है। यदि बैसाखी के सारे आप चलोगे थोड़ी देर चल के गिर जाओगे। तो ये हमें उम्मीद है कि बच्चे जो है अपना जो है कौशल दिखाएंगे और मुझे उम्मीद है कि बढ़िया जो है प्रदर्शन रहेगा बच्चों का। कल से आपको पता है आज जो है परीक्षाओं का संचालन के लिए सेंटर ओपनिंग होगी, उसके लिए आज बंडल बांटे जा रहे हैं और नकल रहित परीक्षा हमारा उद्देश्य है। किसी भी परीक्षा केंद्र पे कोई भी नकल ना हो, इसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार से जो है ना उड़न दस्ते बोर्ड के द्वारा गठित किए गए हैं। माननीय उपायुक्त का अतिरिक्त दस्ता है, SDM साहब का अलग है और हमारा प्रयास ये रहेगा कि परीक्षा की शुचिता और पवित्रता बनी। जोगीवाला शिव मंदिर में 21 तारीख से लेकर 28 तारीख तक शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके बारे में बताते हुए मंदिर के महंत वेदनाथ महाराज ने बताया कि कथा का आनंद भिवानी वासियों द्वारा लिया जा रहा है तथा मंदिर में 1 मार्च को हवन यज्ञ व भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। छोटी काशी भिवानी में किसी न किसी स्थान पर प्रतिदिन धार्मिक आयोजन चलते ही रहते हैं। इसी कड़ी में स्थानीय जोगीवाला मंदिर के प्रांगण में 21 से 28 तारीख तक महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस कथा का शुभारंभ 21 तारीख को हुआ, जिसमें कथावाचक आचार्य श्री संतोष शास्त्री ग्वालियर वाले कर रहे हैं। वहीं यहां पहुंचने वाले भक्तजन संगीत में शिव महापुराण कथा का आनंद तो ले ही रहे हैं, साथ ही साथ यहां होने वाले भजन कीर्तन में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं।
कि चारों तरफ जल ही जल है, लेकिन उनके कानों में दो शब्द टकराते हैं, अपह अपह। भगवान की प्रेरणा से जब तप प्राप्त करते हैं तो उनको समाधि में सब कुछ दिखाई पड़ने लगते हैं, और उसी समाधि में भगवान संकल्प मात्र से वेद का ज्ञान उनको प्रकट कर देते हैं। उनको ज्ञात हो जाता है भगवान शिव की इच्छा से भगवान नारायण का प्राकट्य, और उन भगवान नारायण के प्राकट्य से ही यहाँ मेरा प्राकट्य हुआ है। तो तपस्या करते हैं, भगवान नारायण से निवेदन करते हैं, महाराज ये सृष्टि कैसे चलेगी। तब भगवान नारायण के द्वारा भगवान अपने जो चित्त अहंकार है, अहंकार की उत्पत्ति होती है महत्त्व की, और उसमें से पंच तन्मात्राएं, ज्ञानेन्द्रियाएं, पंच कर्मेंद्रियाएं और इनके देवता, ऐसे 10 इंद्रियों के देवता और 10 ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रियां मिलकर के 20 तत्व हो गए। फिर भी कोई हलचल नहीं हुई इस पिंड में। तब मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को समाविष्ट करते हैं। हर वर्ष भगवान शिव की आराधना के उपलक्ष्य में बाबा मीमनाथ जी जो हमारे इस संस्था के बाबा जोगियाड़े मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा कराए, जो मंदिर का उत्थान किया जिन्होंने कि धरातल पर भगवान शिव का मूर्ति का जो स्थापना की, उन्हीं के उपलक्ष्य में हर साल फागुन नौमी दशमी को इनका विशेष करके भंडारा किया जाता है पुण्यतिथि के हिसाब में। गुरुजी का सब वैसे तो बाबा मीमनाथ जी, बाबा गुरु बाबा बनवारीनाथ जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में तो हर साल एक ही पूर्ण रूप से क्या है कि सनातन परंपरा के अनुसार कि भगवान के शिव की आराधना के रूप में शिव पुराण का कथा की जा रही है। पिछली बार भागवत की, उससे पहले रामायण की, मतलब हर साल बदलते हुए, ताकि सभी भक्तजन उस भक्ति भाव का आनंद ले और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो उसके उपलक्ष्य में शिव पुराण की कथा चल रही है। शिव पुराण भगवान शिव आदि अनादि हैं और भगवान शिव का ही मंदिर है और शिवलोक की ही गामी माने जाते हैं। हमारे नाथ संप्रदाय में यौगिक संप्रदाय जो भगवान शिव की आदि अनादि जो आदिनाथ भगवान शिव हैं, तो उन्हीं की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ये शिव पुराण की कथा का वर्णन किया जाता है। कथावाचक हमारे पूर्ण रूप से शास्त्रीय विद्वान हैं, ग्वालियर से हैं, उनका आचार्य संतोष जी, जिन्होंने पूर्ण रूप से एक वास्तविकता जो कथा है, जो पुराण के अनुसार साधारण और पूर्ण रूप से संगीत में कर रहे हैं। और उसके साथ साथ पूरे भक्तों को भी इसमें है, क्योंकि ये सामूहिक है, न कि एक की है। क्योंकि भगवान हम गुरु लोगों का जो पुण्यतिथि मनाते हैं, पूरे भक्त लोग और पूरा समाज उसमें एकजुट होकर के होता है। इसलिए ये व्यक्तिगत नहीं है, समूह की है। सामूहिक में पूरे भक्त का अधिकार है इसमें, ना चाहे कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। पूर्ण रूप से सभी उसका सहयोग और उनकी आराधना के रूप में दिन के 3 बजे से शाम को 6 बजे तक की जा रही है। और आखिरी में 28 तारीख तक तो ये लगातार 3 से 6 चलेगी। 1 तारीख को पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में सवेरे 8 बजे से दिन के 11 बजे तक, और उसके साथ यज्ञ चलेगा सवेरे 8 से 12 बजे तक। फिर दोनों ही कथा और उसका पूर्ण होने के बाद में पूर्ण आहुति करके भंडारा का भोग लगा करके साधु संत पूरे समाज के सभी खड़ दर्शन साधु इकट्ठे होकर के पूर्ण आहुति दे करके उसका भंडारा का आयोजन किया जाएगा। उसमें सभी भक्तजन और पूर्ण साधु समाज इकट्ठे।
केंद्र व राज्य सरकार व्यापारियों के हित के लिए उनकी विभिन्न मांगों पर जल्द से जल्द विचार कर उन्हें पूरा करने का कार्य करे। यह बात स्थानीय अशोका रोड पर स्थित अपने आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए हरियाणा व्यापार मंडल के प्रदेश महासचिव डॉक्टर पवन कुमार बुवानीवाला ने कही। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा व्यापार मंडल द्वारा रोहतक में होने वाला व्यापारी सम्मेलन व्यापारी वर्ग के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि व्यापारियों और उद्योगपतियों पर जो जीएसटी का भार लादा जा रहा है उसे कम कर केंद्र सरकार उन्हें और आम जनता को राहत प्रदान करे। व्यापारियों की समस्याओं को चिन्हित करते हुए उन्होंने कहा कि एमएसएमई में सुधार सहित भारतीय लघु और मंझले उद्योगों व खुदरा व्यापार के उत्थान के लिए कुछ क्रांतिकारी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। बुवानीवाला ने इन मांगों की विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र व राज्य सरकार अगर लघु एवं मंझले उद्योगों के जरिए देश की आर्थिक रीढ़ सुदृढ़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे एमएसएमई के नियमों को सरल बनाना चाहिए। इसके अलावा लोन सरलीकरण, बिजली के रेट में कमी, आरओसी में अलग से छूट तथा आयकर की छूट अलग से मिलनी चाहिए। उन्होंने खुदरा दुकानदारों के लिए अलग से नियमावली बनाए जाने की मांग करते हुए कहा कि ऑनलाइन खरीद करने वाले ग्राहकों को अलग से टैक्स लगा दिया जाना चाहिए। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल की 26/2 वार रविवार में मदनलाल ढींगरा कम्युनिटी सेंटर ITI ग्राउंड में एक बहुत बड़ा व्यापारिक सम्मेलन होने जा रहा है और इस व्यापारिक सम्मेलन में सभी व्यापारी प्रतिनिधि हर जिले से रोहतक में शिरकत करेंगे और सैकड़ों की तादाद में नहीं हजारों की तादाद में व्यापारियों की समस्याएं इतनी बढ़ चुकी है, इसलिए ये प्रादेशिक सम्मेलन किया गया। हमारा आह्वान है कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगपति और ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी वहाँ पहुँचे। क्यों? इसका मेन पर्पज जो हम करने जा रहे हैं उसमें देश की अर्थव्यवस्था को लेके, आज देश की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है और आज से नहीं, जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से देश की अर्थव्यवस्था, हर नागरिक, हर व्यापारी अपने आप में दुखी है। क्यों कि जीएसटी का कोई स्लैब ही नहीं है। आज जीएसटी के 6 स्लैब बना रखे हैं। हमने पहले भी मांग की थी जीएसटी के 2 स्लैब होने चाहिए, एक 7% कर दो, एक 12% कर दो। जहाँ कहीं 3% 4% लगता था वो भी कवर हो जाएगा, जो 20-22% लगता था वो भी कवर हो जाएगा, जिससे आम आदमी को एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन सरकार इस तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रही। आज डीजल पेट्रोल के हमने व्यापारियों ने डिमांड करते कि इसको जीएसटी के दायरे में ले आओ ताकि इसके रेट कम हो जाए, आम आदमी की पहुंच तक हो जाए। आज 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल के दाम चले हुए हैं, जिससे हर आदमी बेहद दुखी है। हरियाणा में भ्रष्टाचार पूर्ण लिप्त है। कोई भी व्यापारी ने कहीं भी, चाहे रिवेन्यू डिपार्टमेंट का हो, सेल टैक्स डिपार्टमेंट हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, रिवेन्यू डिपार्टमेंट हो, रजिस्ट्री डिपार्टमेंट हो, बगैर पैसे दे कोई काम नहीं होता। जब ऐसे हालात होते हैं तो देश में जब भ्रष्टाचार इतना व्याप्त हो जाता है, जब हरियाणा में भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है तो व्यापारी इससे बेहद दुखी है। हमारी सरकार से मांग है इस भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के बाद जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमराई है। पूरे प्रदेश भर में शुक्रवार को रिटायर्ड कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय पर अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में भिवानी के उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना दिया गया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान उन्होंने उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश सरकार के नाम मांगों का ज्ञापन भी दिया। वहीं कर्मचारी नेताओं ने बताया कि रिटायर्ड कर्मचारी ज्वाइंट कमेटी हरियाणा के बैनर तले मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना किया गया है। उन्होंने अपनी मुख्य मांगों को गिनवाते हुए कहा कि 65 से 75 वर्ष की आयु के रिटायर्ड कर्मचारियों की 5, 10 और 15 अतिरिक्त वेतन वृद्धि की जाए। कैशलेस मेडिकल सुविधा 1000 से बढ़ाकर 3000 की जाए। कौशल विकास रोजगार निगम को बंद किया जाए, रिक्त पदों को भरा जाए। इसके साथ उन्होंने खेल मंत्री के खिलाफ लगे आरोपों की जांच की मांग भी की। और वहीं
अपनी मांगों का एक ज्ञापन भी सौंपा। मेरा नाम ईश्वर शर्मा, रिटायर्ड कर्मचारी संगठन का जिला प्रधान। आज हमारे पूरे प्रदेश के अंदर उपायुक्त महोदय के थ्रू हम मुख्यमंत्री को एक रिटायर्ड कर्मचारियों की तरफ से ज्ञापन देने के लिए हम सब इकट्ठे हुए। हमारी मुख्य मांगे थी अगर 60, 70, 75 साल के रिटायरमेंट के बाद हमारे जो है 5, 10, 15% का जो है हमारे उसके अंदर बढ़ोतरी की जाए। मेडिकल भत्ता जो हमारे 1,000 रुपये उसके बजाय 3,000 रुपये दिया जाए और पुरानी पेंशन को जो है बहाल किया जाए। हमारी ये काफी दिनों से एक मुख्य मांगे थी, जिसके लिए हम आज जो है पूरे प्रदेश के अंदर हम देख रहे हैं आगे जो है चाहे कर्मचारी हो, चाहे मजदूर, चाहे किसान हो, मतलब अपनी मांगों के लिए मतलब जो है पूरी लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन एक सरकार की हठधर्मी है। आगे एक कर्मचारी इतने साल सर्विस करके जब रिटायर होता है, बुजुर्ग हो जाते हैं, तो उनके प्रति भी सरकार का रवैया एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। रिटायर्ड कर्मचारी संघ का जिला का प्रधान और तालमेल कमेटी का कन्वीनर हूँ। हमारी तालमेल कमेटी बन चुकी है। सारा हरियाणा में जितने भी संगठन है रिटायरी के, क्लास 4 से लेकर IAS तक के, उनका एकमात्र संगठन है ज्वाइंट एक्शन कमेटी कर्मचारी रिटायर्ड का। और इनकी सरकार के साथ मांग है हमारी 65, 70 और 75 उम्र के बाद 5, 10 और 15% अतिरिक्त वेतन मिले। हमारी मेडिकल भत्ता 1,000 की जगह 3,000 मिले और सभी हॉस्पिटलों में कैशलेस हमारा इलाज हो। और LTC के लिए हमारी जो फैमिली है उनको भी LTC की सुविधा मिले। बसों के अंदर 60 साल की उम्र में यात्रा का हवाई रेल और बस में सुविधा मिले। और हमारी जो पुरानी पेंशन है वो बहाल हो। और जो कौशल रोजगार जो कौशल विभाग खोला है, ये गलत खोला है, उसको बंद किया जाए। और जो विभागों के अंदर लाखों की संख्या में नौकरियां पड़ी हैं, वहाँ पक्की भर्ती की जाए। इस प्रकार की हमारी मांगों को लेकर कम्यूटेशन हमारा 10 साल में खत्म हो जाता है। और गुजरात के अंदर चुनाव के दौर में 13 साल तक काटा है। हमारी डिमांड है 12 साल तक उसमें काटी जाए, उसको 15 साल तक काटा जाता है। इन मांगों को लेकर हम मांग कर रहे हैं। दूसरा, जो संदीप जो मंत्री है, उन्होंने जो कोच के साथ छेड़छाड़ की, उसके ऊपर कोई एक्शन अब तक नहीं लिया है। आज का ये है कि रिटायर्ड कर्मचारियों के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। ये इनका एक पेंशनी साधन था जो उसको भी सरकार काटना चाहती है। हमारे पास तो कहना पैसे नहीं है। MP MLA 8-8, 10-10 पेंशन लेने लग रहे हैं। जब पैसे कहाँ से आ जाते हैं? ये तो संघर्ष करना पड़ेगा। गंडा जब रस दे, जब मरोड़ी दे उसमें। बाकी पुलिस के साथ बहुत ज्यादती है। सबसे कम तनख्वाह पुलिस की और सबसे ज़्यादा काम मिसयूज करते हैं। लेकिन पुलिस वाले समझ गए, अब वो भी अंदर से सपोर्ट कर रहे हैं। भैया ज्यादती करे, पंजाब पैटर्न देंगे, घोषणा पत्र में कर दिया, देना लेना खाक नहीं है, झूठी बातें मार। रणनीति संघर्ष करेंगे, संघर्ष से बात बनेगी, आगे राज्य का फैसला होगा। हाँ, साथ से। लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल भिवानी में शुक्रवार को 9वीं कक्षा की छात्राओं द्वारा भारतीय संसद की लोकसभा सत्र पर आधारित गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर निर्देशक रामानंद सिंगल, उप प्राचार्य बसंत मुदगिल सहित विद्यालय का स्टाफ भी उपस्थित रहा। विद्यालय के MD पवन गोयल व भावना गोयल ने बताया कि इस अवसर पर 9वीं कक्षा की छात्राओं द्वारा भारतीय संसद के विभिन्न किरदारों की भूमिका निभाते हुए संसद के लोकसभा सत्र की जानकारी दी गई। वहीं इस अवसर पर विद्यार्थियों ने हमारे राष्ट्र निर्माण में हमारे नेताओं के महत्व व योगदान के बारे में बताया और हमारे देश की व्यवस्था में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया, ताकि एक सुदृढ़ समाज का निर्माण हो सके। वहीं इस अवसर पर अनेक छात्राओं ने अलग अलग नेताओं, मंत्रियों व स्पीकर की भूमिका भी निभाई, जिसे काफ़ी सराहा गया। आप इंजीनियर बनना चाहेंगे, डॉक्टर बनना चाहेंगे, लेकिन आप टीचर बनना चाहेंगे, आप IAS ऑफिसर बनना चाहेंगे, ये सब बात की बात है। लेकिन आप देश के लीडर बनेंगे, आप देश का, मैं कहता हूँ कि प्रॉब्लम्स को समझकर और जनता को उसके बारे में अवेयर करके इस देश को सही दिशा दिखाएंगे। ये मेरी प्रभु से प्रार्थना रहेगी कि जो आपने जीता जागता पार्लियामेंट का रूप यहाँ प्रदर्शित किया है, इसको असली रूप में प्रदर्शित करेंगे। मेरा प्रभु से यही प्रार्थना है कि आप असली रूप में वहाँ पार्लियामेंट में पहुँचकर एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और इस देश का भविष्य को उज्जवल करेंगे। इसमें मैं को दोहराए नहीं, मुझे कोई संदेह नहीं है। अगर आप में से एक भी बच्ची और आप में से जितने भी बच्चे पार्लियामेंट में पहुँच गए, तो इस देश को दिशा दिखाएंगे। इस देश की नई दिशा को बिल्कुल अच्छी प्रकार से। आज लिटिल हार्ट स्कूल में यूथ पार्लियामेंट का आयोजन हुआ।
और इस यूथ पार्लियामेंट को मैं एक वुमेन पार्लियामेंट ही कहना चाहूँगा। इस यूथ पार्लियामेंट की सबसे बड़ी खास बात ये थी कि ये एक वुमेन पार्लियामेंट था और वुमेन पार्लियामेंट कराने के पीछे एक ही मकसद था। हमारे देश की संसद में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है, तो ये जो यूथ पार्लियामेंट आज लिटिल हार्ट स्कूल के प्रांगण में हुआ, ये यूथ पार्लियामेंट में महिलाओं की भागीदारी ये दिखाती है कि हमारी बच्चियाँ, हमारी महिलाएं, हमारी बेटियाँ किसी से भी कम नहीं है। वो देश की समस्याएं समझ भी सकती हैं, जान भी सकती हैं, उनका सोल्यूशन भी दे सकती हैं। दूसरी खास बात जो इस यूथ पार्लियामेंट की थी, ये यूथ पार्लियामेंट में क्लास 9 की बच्चियों ने पार्टिसिपेट किया। पूरा प्रशासन, पूरा स्कूल प्रशासन, सभी टीचर इस बात को देखकर इतने खुश थे कि 14 साल की बच्चियां अपने देश की समस्याओं को प्रेजेंट कर रही हैं, उनका सोल्यूशन निकाल रही हैं और डिस्कस कर रही हैं। जो सबसे बड़ी फीचर था इस पार्लियामेंट का वो यही था कि बच्चे इस सच यंग एज में अपनी देश की समस्याओं को समझ रहे थे और उसमें भागीदारी दे रहे थे। मैं इस देश को और स्कूल के प्रशासन को, स्कूल के अध्यापकगण को इसी चीज़ का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी मेहनत से ऐसे बच्चे तैयार हो रहे हैं जो सिर्फ ना कि लिटिल हार्ट स्कूल का नाम रोशन करेंगे, मगर आने वाले समय में अपने देश के लिए भी कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे, कुछ ना कुछ नया सोल्यूशन। 20 तारीख से लेकर 24 तारीख तक ACBC जनजाति को विभिन्न पौधों के बारे में जानकारी देने के लिए स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र में ट्रेनिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर मुरारी ने उन्हें सरकारी नीतियों व योजनाओं के बारे में भी विस्तृत जानकारी प्रदान की। कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर मुरारी ने बताया कि 20 तारीख से लेकर 24 तारीख तक SCBC जनजाति को लेकर एक ट्रेनिंग चलाई जा रही है, जिसमें किसानों को पौधों के बारे में विशेष जानकारी दी जा रही है कि किस प्रकार से पौधों को लगाया जाए, किस प्रकार उनका रखरखाव किया जाए। फल व सब्जियों के बारे में भी उन्हें विस्तार से जानकारी दी जा रही है। साथ ही साथ उन्हें यह भी बताया जा रहा है कि फल व सब्जी वाले पौधों में यदि कोई बीमारी आ जाती है तो उस बीमारी का निरस्तीकरण किस प्रकार से किया जाए, किस प्रकार से पौधों में विशेषकर फलों की कलम लगाई जाए, किन्नू, संतरा व अमरूद की कलम लगाकर उसका ध्यान कैसे रखा जाए। इस बारे में ट्रेनिंग के साथ साथ उन्हें सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे। और वहीं पौधों की बागवानी को लेकर जगह जगह फूल व सब्जीदार पौधे लगाने के लिए लोन की सुविधा भी उनके लिए उपलब्ध करवाई जा सकती है। नमस्कार जी, मेरा नाम दिनेश है जी, मैं गांव अलवास से हूँ। 20 तारीख को हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई थी यहाँ पे भिवानी के जो स्टेडियम पीछे है उसके सामने जो बनाया हुआ कृषि विज्ञान केंद्र, इसमें ट्रेनिंग हमारी शुरू हुई थी। ये एक मान लो छोटे स्टेज पे हमें शुरू करने के लिए नर्सरी सिखाने का काम किया है। यहाँ पे डॉक्टर साहब आए हैं, बाहर से भी डॉक्टर आए हैं और यहाँ से भी लोकल भी जिनकी पोस्टिंग हुई है वो भी डॉक्टर साहब यहाँ आए हैं, मुरारी लाल सर, जो हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग में हमें कटिंग के बारे में पता चला है, नई चीज़ें, हमें दवाइयों के बारे में पता चला है, कटिंग कैसे लगानी है, किस समय लगानी है और कौन सी दवाई हमें इस्तेमाल करनी है। तो एक छोटे लेवल पे और बड़ा काम शुरू करने का भी हम यहाँ सीख पाए हैं कि हमें कोई छोटे लेवल पे और बड़ा काम कैसे करना है और कैसे हमें हमारी नर्सरी की मार्केटिंग करनी है। ये सब चीज़ों का हमें पहले नहीं पता था, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली हैं, बहुत सी दवाइयों का पता चला है, बहुत से फंगस जैसे कि मान लो कैसे कीटनाशक होते हैं, कौन से मित्र कीट होते हैं हमारे जो कृषि के लिए, पेड़ पौधों के लिए, और कौन से हानिकारक होते हैं, उन सब के बारे में हमें पता चला है यहाँ पर। और किस तरह हम एक पेड़ को लेके, एक डाली को लेके, एक टहनी को लेके कैसे हम उसका पेड़ बना सकते हैं, कैसे उसकी कटिंग तैयार कर सकते हैं। इसमें ऐसा है कि इससे अगर हम सीख लेते हैं तो हमारा पैसा बचता है, टाइम बचता है और समय की बर्बादी नहीं होती और बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को यहाँ पे मिली हैं। बहुत अच्छा लगा, सर से मिले, मुरारी लाल सर से, बहुत अच्छी तरीके से हमें ट्रीट किया उन्होंने, बहुत अच्छा हमें ज्ञान दिया है। बलकार सिंह, गांव चांग, भिवानी से हूँ जी। और यहाँ पर 20 तारीख को नर्सरी ट्रेनिंग के लिए हम आए थे और आज 24 तारीख को है। हमने काफ़ी कुछ सीखा इसके बारे में, जैसे कि फल फूल सब्जियाँ, जैसे कि इसको बीज लगाते हैं, नर्सरी बनाते हैं, छोटी क्यारियाँ बनाई जाती हैं, जैसे भी हमने सीखा है, काफ़ी कुछ सीख पाए हैं इसमें, तो जिसका हमें पहले नहीं पता था। ऐसे हम आगे चलकर छोटी छोटी क्यारियाँ बनाएंगे और इससे अच्छी फसल पैदावार, नर्सरी वगैरह जो भी हम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। नाम विष्णु दत्त है जी, मैं गांव अलवास से हूँ और मैं यहाँ पर 20 तारीख से ट्रेनिंग के लिए आया था, जिसमें हमारा प्रशिक्षण था नर्सरी उगाना। इससे हमें ये मिलता है कि हमारी जो बिजनेस है
वो अच्छा होगा। और हमारी बेरोज़गारी इतनी है कि हम नौकरी की तरफ भाग रहे हैं, इसलिए हमें अपनी नर्सरी तैयार खुद की करनी चाहिए। छोटे से स्टेज पर बड़ा बिजनेस हो सकता है, इसलिए हमारे डॉक्टर मुरारी लाल ने हमें बताया और अच्छा सिखाया। ये 20 से लेके और 24 तारीख तक जो है कि नर्सरी उगाने पे जो है ना, ये SC ST की जो फैमिलीज़ हैं उनको जो है ना कि ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और इसमें इस नर्सरी रेजिंग प्रशिक्षण शिविर में जो है ना इन किसान भाइयों को ये सिखाया जा रहा है कि भाई हम जो है फल फूल और जो सब्जियां हैं या हमारे इंडोर प्लांट्स हैं और या बोनसाई है, ये हम जो है ना किस तरह से जो है तैयार कर सकते हैं। तो उसके बारे में जो है ना ये 5 दिन का प्रशिक्षण शिविर था। इसमें जो है ना इनको जो है अपने यहाँ पे जो है ना कि जैसे बेर है, किन्नू मौसमी नींबू है, आंवला है और आड़ू है, इन जो है ना फसलों के जो है फलदार पौधों में इनको कैसे हम तैयार कर सकते हैं। जैसे अभी जो है ना कि किसानों ने जो बाग लगाए हुए हैं उनमें से बीच में पौधे मरते रहते हैं, तो उन पौधों को हम जो है ना अपने खेत में हम अपने आप ही कैसे तैयार कर सकें, तो उसके बारे में भी जो है ना बताया गया है कि भाई जिस विधि से जो है उस पौधों को तैयार करते हैं उसके बारे में बताया है। इसी तरह जो है ना कुछ किसान भाई जो है ना कि सब्जियों की काश्त करते हैं, तो उनमें जो है ना कि उनकी पौध मरती रहती है, सही ढंग से तैयार नहीं कर पाते, तो उसके बारे में भी ये बताया गया है कि भाई आप जो है इन विधियों के द्वारा जो है आप जो है सब्जी की पौध जो है सफलतापूर्वक उगा सकते हैं। और साथ में जैसे फूलों की खेती है अपने यहाँ पे, जैसे चांग है जो कि फूलों की कुछ खेती की जाती है, तो उसके बारे में भी ये बताया गया है कि भाई हम जो है ना किस फूल की और कौन सी किस्म के साथ कब जो है पौध उत्पादन कर सकते हैं। इसी तरह जो है कि आजकल जो है कि सरकार भी जो है दवाइयों और सुगंधित पौधों पे भी जोर दे रही है, तो उन पौधों की भी नर्सरी हम जो है कैसे तैयार कर सकते हैं उसके बारे में भी इसे 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में बताया गया है। और जो है ना कि हम जो है ना कैसे जो है ना नर्सरी बना सकते हैं, किस जगह पे बना सकते हैं, क्या उसका रेखांकन होना चाहिए, तो उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मुझे और भिवानी हलचल की टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।